हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में बोला था कि अगर इंडियन पॉलिटी के फर्स्ट पार्ट को आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो सेशन बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेशन अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट चैनल पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं सेशन। सेशन शुरू करने से पहले एक और बात फ्रेंड्स, कि हो सके तो आप लोग अपना नोटबुक और पेन लेके ही बैठेगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के साथ ही उसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ जाए और याद रहेगा। ठीक है, तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं, जो इंपॉर्टेंट लगे आपको, तो उसको नोट भी करते चलिएगा ताकि रिवीजन के टाइम में बहुत ईजी रहेगा आप लोगों को याद करने में। ठीक है, तो अब सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1997 में हुई थी। संसद में कानून बना था, कानून पारित हुआ था 1997 में, जिसके बाद भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्ष भी पूछा जा सकता है और किस तरह हुआ ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, संसद में कानून के द्वारा 1957 में भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत के वित्त मंत्रालय का जो परिसर होता है उसे इनमें से क्या कहा जा सकता है? जा सकता नहीं, जाता है। इनमें से जो भी कहा जाता है वो भी एक नाम है वित्त मंत्रालय के परिसर का, तो बताना है कि वो क्या नाम है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तरी ब्लॉक। भारत के जो वित्त मंत्रालय का परिसर होता है उसे उत्तरी ब्लॉक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तरी ब्लॉक भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? बताना है कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है जो नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार देता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल से अगले जो क्वेश्चन होगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ वो जो विधेयक है वो बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 111। संविधान संशोधन का 111वां जो विधेयक है वो नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है, इनमें से ये बताना है। केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है? आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से आते हैं और कितने क्वेश्चंस नए हैं जिनका आंसर आप लोगों को नहीं पता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें कोई अंतर नहीं है। भारत में केंद्रीय विधायिका जो होती है उसे संसद भी कहा जाता है, यानी ये दोनों एक ही होते हैं, तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीय विधायिका और संसद में कोई भी अंतर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने या किसी अपराध की दोषी व्यक्ति को किसी भी अपराध की निलंबित, अनुमोदन या यात्रा करने की शक्ति होती है?
बेसिकली इसमें पूछा गया है कि किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह पावर होता है कि वह किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकता है, उसे उसके सज़ा में राहत या छूट दे सकता है, या उसके अपराध को निलंबित कर सकता है, अनुमोदित कर सकता है। तो वह कौन सा आर्टिकल होता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ भी चुका है एग्जाम में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 72, 72वां जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 72, वो राष्ट्रपति को पावर देता है, ठीक है, कि वह किसी भी अपराधी को उसके अपराध के लिए क्षमा कर सके, उसके अपराध में राहत दे सके, छूट दे सके, या उसे किसी भी अपराध से निलंबित कर सके, अनुमोदित कर सके उसके अपराध को, ठीक है। इसलिए आपको पता भी होगा कि जिस भी अपराधी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो वो राष्ट्रपति के पास आवेदन देता है कि उसकी सज़ा में थोड़ी सी कमी की जाए। आप लोग जानते ही होंगे। तो यह आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को यह पावर देता है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को इनमें से कौन सी स्थिति प्रदान करने का फैसला लिया था? 14 सितंबर 1949 को देश के जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने हिंदी को इनमें से कौन सी स्थिति देने का फैसला किया था, बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी को उन्होंने बनाया था संघ की आधिकारिक भाषा, ठीक है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा कि संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा, संघ की आधिकारिक भाषा बनाया था हिंदी को। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है मौलिक कर्तव्य और चौथा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बताना है कि लैंगिक समानता का जो सिद्धांत है वो इनमें से किस में है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये चारों में लैंगिक समानता का सिद्धांत है, ठीक है। संविधान में केवल महिलाओं को समानता की संविधान जो है हमारी भारतीय संविधान, वो केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है। उसके साथ ही राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव को रोकने के उपायों को अपनाने की भी पावर देता है, ठीक है। क्लियर है? तो इन चारों में लैंगिक समानता का सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है, बताना है। इनमें से ऐसा कौन सा कानून है जो भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MCOCA। ये जो है ये कानून ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र कंट्रोल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, मैं रिपीट कर देती हूँ, महाराष्ट्र कंट्रोल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, ठीक है। MOCOCA का फुल फॉर्म होता है ये, ठीक है। तो ये जो कानून है ये भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है। अब बाकी के बारे में भी जान लें। AFSPA आफ्स्पा जो एक्ट है उसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। ये होता है फुल फॉर्म AFSPA का, ठीक है। और ये पारित कब हुआ था संसद में, तो वो मैं बता देती हूँ। ये हुआ था 11 सितंबर 1958 में, याद रखिएगा। ये आफ्स्पा जो एक्ट है वो पारित हुआ था संसद में 11 सितंबर 1958 में। अब बात करते हैं POTA, ये जो एक्ट है वो, तो इसका फुल फॉर्म होता है
प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है। POTA का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और ये जो पारित हुआ था ये हुआ था 26 मार्च 2002 को। क्लियर है। अगला है फेमा। फेमा एक्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। और ये जो पारित हुआ था हमारा वो हुआ था 29 दिसंबर 1999 को, ठीक है। तो इस तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है MCOCA ये भारत की संसद द्वारा पारित कानून नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शन के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल से जान लिया। तो अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ये बताना है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका भारत के संविधान से कोई संबंध नहीं है, कोई जिक्र नहीं है भारत के संविधान में उस वर्ड का। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बजट। बजट जो शब्द है उसका भारत के संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। बजट शब्द का भारत के संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये कौन सी समिति है जो 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बहुत लोगों को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का, जिसमें क्या क्या था। जिला स्तर पर जिला परिषद होगा, ब्लॉक या तहसील स्तर पर पंचायत समिति और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत शामिल है, ठीक है। यानी कि जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद ग्राम पंचायत, ये 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली होगी, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर। क्लियर है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर देती हूँ, सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे आपको अच्छे से। पहला हमारा स्टेटमेंट है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है कानून के सम्मुख समानता, और चौथा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अधिकार जो है विदेशियों को नहीं दिया जाता है। बताना है इन चारों में से कौन सा अधिकार है जो विदेशियों को नहीं दिया जाता है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल डी। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, यानी ऑप्शन डी, वो किसी भी विदेशी को नहीं दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमें एक पल भूलना नहीं चाहिए, यह कम से कम बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अधिकार है, जिसके बिना वह नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट है। तो बताना है कि शिक्षा के अधिकार के बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो यह किन्होंने दिया है। स्टेटमेंट है कि हमें एक पल भी यह नहीं भूलना चाहिए कि कम से कम बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अधिकार है, और जिसके बिना वह नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर सकता है। तो यह किन्होंने कहा था शिक्षा के अधिकार के बारे में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था ये शिक्षा के अधिकार के बारे में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है, बताना है। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 226। संविधान का जो आर्टिकल 226 है वो उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक युग पर आधारित है, जिनकी तिथियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों के साथ अस्थायी पत्राचार है। दूसरा स्टेटमेंट है कि चैत्र शुक्ल 1, जिस पर नया साल शुरू होता है, हर साल 21 या 22 मार्च को हमेशा होता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि एक लीप वर्ष में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के शुरुआती 6 महीने 31 दिनों के हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। कल प्रीवियस सेशन में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका बहुत सारे स्टूडेंट ने सही सही जवाब दिया था। तो आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में, तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सेशन एंड होते ही फास्ट रिप्लाई कीजिएगा आप लोग। सेशन एंड होते ही एकदम करेक्ट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जिनका कमेंट पहले आएगा और करेक्ट होगा आंसर, उनका मैं कल के सेशन में उनका नाम मैं अनाउंस करूँगी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है, इनमें से ये बताना है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानून द्वारा संसद कानून के द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों के नियुक्त होने के लिए योग्यता निर्धारित करता है। आर्टिकल 280 के दूसरे भाग में यह बताया गया है कि संसद कानून द्वारा योग्यता निर्धारित कर सकती है जो नियुक्ति के लिए आवश्यक होगी या जिस तरीके से वित्त आयोग के सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए संसद ने क्या किया था कि वित्त आयोग अधिनियम 1951 को अधिनियमित भी किया था, ठीक है। वित्त आयोग अधिनियम 1951 याद रखिएगा, इसको अधिनियमित भी किया था संसद ने इसके लिए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः इनमें से किस किस से संबंधित है ये बताना है। जल्दी से आप लोग अपना आंसर मार्क कीजिए। 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन के बारे में बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सहकारी समिति। जो दोनों संविधान संशोधन है वो सहकारी समिति से संबंधित है। मैंने आपको 111वां संविधान संशोधन के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो मैंने बताया था कि इसके बारे में अगले क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि 106वां जो संविधान संशोधन था वो कब आया, वो 22 मई 2006 को ये संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि इसे सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संसद में पेश किया गया था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि पारित होने के लिए लोकसभा में विधेयक पर चर्चा ही नहीं हो सकी। विधेयक जो है वो 18/5/2009 को लोकसभा के विघटन के साथ ही समाप्त हो गई, ठीक है। 18 मई 2009 को लोकसभा का विघटन हुआ, उसके साथ ही विधेयक समाप्त हो गई। संविधान के संशोधन के लिए इसे फिर से संसद में पेश किए जाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद क्या किया गया कि 30/9/2009 को लोकसभा में संविधान के 111वें संशोधन विधेयक के रूप में सहकारी समिति
वाले विधेयक को पेश किया गया। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों जो संविधान संशोधन है वो सहकारी समिति से संबंधित है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स इनमें से किसे कहा जाता है। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स इनमें से किसे कहा जाता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नियंत्रक और महान्यायवादी को। ठीक है, नियंत्रक और महान्यायवादी को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षक इनमें से माना जाता है। देश के वित्त का संरक्षक इनमें से किसे माना जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वित्त मंत्री। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री, उन्हें देश के वित्त का संरक्षक माना जाता है। भारत में किसी शहर का जो पहला नागरिक होता है वो कौन होता है इनमें से। जैसे देश के जो प्रथम नागरिक होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह भारत के किसी शहर का जो पहला नागरिक होता है वो कौन होता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेयर। भारत के किसी शहर का जो पहला नागरिक होता है वो होता है मेयर। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना इनमें से किस तरह की थी। नेहरू जी ने रिपोर्ट दिया था, उनके अनुसार भारत की संसद की जो संरचना थी वो कैसी होनी चाहिए थी। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेहरू जी ने जो रिपोर्ट दिया था उसके अनुसार भारत की जो संसद की संरचना थी उसमें क्राउन होने चाहिए थे, सीनेट होने चाहिए थे तथा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए थे। ठीक है, क्राउन, सीनेट तथा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए थे नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद में। लेकिन अभी जो है हमारे संसद की संरचना कैसी है, राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अभी की संरचना ऐसी है, नेहरू जी ने जो रिपोर्ट दिया था उसके अनुसार ऐसी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगती है, बताना है। भारत में जो विधानसभा चुनाव होते हैं राज्य में, तो चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता जो लगती है तो वो कितने समय पहले लगती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उस तारीख से पहले जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है। जब विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों की घोषणा करता है तो उसी दिन से चुनाव आचार संहिता लग जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के संसद की अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है। इनमें से कौन है जो यह फैसला करता है कि राज्यसभा के जो संसद हैं वो अयोग्य हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो ये फैसला लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्य योग्य हैं या अयोग्य हैं। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के मामले में फैसला लेता है। आई थिंक ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसका आंसर पता ही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संसद द्वारा होती है। दूसरा कथन है कि चुनाव आयोग के सदस्यों के पास मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी योग्यता होती है। तीसरा है स्टेटमेंट कि मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इनमें से कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है ये बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं। ठीक है, चुनाव आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो संसद के द्वारा नहीं होती है बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उन्हें राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं बल्कि उन पर संसद में महाभियोग लगाया जाता है।
उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन जो दिया जाता है वो इनमें से किससे दिया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इनमें से किस में से वेतन दिया जाता है बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य की जो समेकित निधि होती है उसमें से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य की समेकित निधि से। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की तीसरी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, जिसमें निम्नलिखित आधार शामिल था। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो तीसरी आपातकाल की घोषणा की गई थी, क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन है, अनुच्छेद 1952 जो है वो राष्ट्रपति को शक्ति देता है आपातकाल बुलाने का, आपातकाल की घोषणा करने का। तो जो अब राष्ट्रपति के द्वारा तीसरी आपातकाल की घोषणा की गई थी भारत में, तो उसका इनमें से क्या आधार था, वो किस आधार पे की गई थी? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंतरिक अशांति। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति ने जो आपातकाल की तीसरी घोषणा भारत में की थी, तो उसमें क्या आधार था? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति की वजह से आपातकाल की घोषणा की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और ऐसा करने की उन्हें शक्ति कौन देता है? तो संविधान का आर्टिकल 352, ये इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल याद रखिएगा। गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित रीट जारी होती है। अगर किसी को गलत तरीके से पुलिस पकड़ लेती है, हिरासत में रखती है, तो उसके खिलाफ कौन सी रीट जारी होती है, ये बताना है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक पे एक स्पेशल सेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिसमें मैं जितने सारे रीट होते हैं सबके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर चाहिए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो देख लेते हैं। करेक्ट आंसर होता है इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में लिया जाता है तो उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी होती है। ठीक है, मिस्र का जो संसद होता है उसके उच्च सदन का इनमें से क्या नाम होता है? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में उच्च सदन पूछा गया है। तो मिस्र की संसद का जो उच्च सदन होता है उसका नाम होता है सूरा परिषद। याद रखिएगा, उच्च सदन का नाम होता है सूरा परिषद। मिस्र के संसद की स्थापना कब की गई थी ये भी जान ही लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। मिस्र की राजधानी क्या होती है? मिस्र की राजधानी होती है कायरो। ठीक है, संसद की स्थापना 1866 में हुई थी। मिस्र की राजधानी है कायरो और यहाँ के उच्च सदन का नाम है सूरा परिषद। बजट सत्र में गुलेटिन शब्द होता है, वो इनमें से किससे संबंधित है बताना है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बजट सत्र जो होता है उसके अंतिम दिन जिन मांगों पर चर्चा नहीं हुई होती है तो स्पीकर क्या करते हैं कि उस पर मतदान करवाते हैं। जिस टॉपिक को ज़्यादा मत मिलता है तो उस टॉपिक पर चर्चा होती है। तो इसे ही क्या कहते हैं? गुलेटिन कहते हैं, गुलोटिन कहते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बीजी वर्गीज समिति थी 1977 में आई थी, तो ये किससे संबंधित है इनमें से वो बताना है। तो बीजी वर्गीज जो समिति है वो संबंधित है प्रसार भारती अधिनियम से। ठीक है, ये समिति 1977 में बनी थी। बीजी वर्गीज समिति जो है वो प्रसार भारती अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह जो हमारा आज का सेशन है वो एंड होता है। फ्रेंड्स एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि इस सेशन में मैंने जितने भी आर्टिकल के बारे में आप लोगों को बताए हैं, समिति के बारे में बताए हैं, प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल से और समिति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप मेरे एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को लगे कि सेशन
क्वेश्चंस जो पुट किए गए वो अच्छे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तो प्लीज़ सेशन को एटलीस्ट 250 लाइक कीजिएगा। ठीक है, आप लोग का टारगेट है 250 to 300 लाइक पहुंचाना सेशन को, कि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो आप लोग लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका सेशन एंड होते ही फास्ट रिप्लाई कीजिएगा और करेक्ट रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वायरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई क्वायरी होगी तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए अपडेट हो चैनल पे अपलोड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन को आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो फिर मैं जल्दी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छे टॉपिक पे सेशन लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।